हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि अभिक्रिया वेग और कंसंट्रेशन पर मतलब अभिक्रिया वेग का सांद्रता समय के साथ साथ अभिकारक का समय के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है और उत्पाद पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और जैसे 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 टाइम बढ़ता है तो अभिकारक की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती है और उत्पाद की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और क्या देखा आपने, और ये देखा कि अभिक्रिया की कोटि के बारे में देखा कि अनुसंख्यता के बारे में देखा, और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप हो गया, सांद्रता हो गया, इनके बारे में अपन ने देखा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठ दाब हो गया, ऐसे कुछ कारक है जो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। आज वेग नियतांक की इकाई देखेंगे, यानी अलग अलग प्रकार के वेग नियतांक देंगे और उनकी इकाई देखेंगे। फर्स्ट कोटि की प्रथम कोटि के वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, शून्य कोटि के वेग नियतांक की इकाई क्या होगी। वेग नियतांक निकालने का अपने फॉर्मूला इकाई वेग नियतांक की अपन ने क्या देखी पिछले वीडियो में, इकाई देखी थी। अब अलग अलग कोटि के लिए देखेंगे, यानी शून्य कोटि के लिए क्या होगी, प्रथम कोटि के लिए क्या होगी, सेकंड कोटि के लिए क्या होगी, थर्ड कोटि के लिए क्या होगी। तो इस प्रकार से अपन क्या देखेंगे, वेग नियतांक की इकाई। तो क्या लिखेंगे, विभिन्न प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोटि की विक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कोटि की विक्रियाओं के लिए वेग नियतांक वेग नियतांकों को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, निम्न प्रकार। निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले वेग नियतांक की अपनी कल इकाई देखी थी, ठीक है। आज देखेंगे शून्य कोटि विक्रिया के लिए वेग नियतांक यानी के की इकाई। सबसे पहला देखेंगे शून्य कोटि विक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के, ठीक है। तो क्या होगा, वेग नियतांक क्या होगा, एन शून्य कोटि मतलब एन की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, एन इज इक्वल टू 0। देखो वेग नियतांक क्या होगा, वेग नियतांक के इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय सेकंड इनटू 1 बाय मोल लीटर इनवर्स, तो इसकी पावर होगी 0, ठीक है। यानी शून्य कोटि के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 0। तो क्या लिखेंगे इसका वेग नियतांक क्या होगा, यानी वेग नियतांक की यूनिट क्या होगी, तो इसको ये तो हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यानी शून्य कोटि की जो भी यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी ना, उसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार से फर्स्ट कोटि के लिए क्या होगा, यानी प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक, दूसरा क्या होगा प्रथम कोटि के लिए
वेग नियतांक प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, वेग नियतांक। प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक मतलब n की वैल्यू क्या होगी, इसमें n की वैल्यू होगी 1, वेग नियतांक के, ठीक है। इसमें देखो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी इसमें 1, यानी प्रथम कोटि के लिए निकाल रहे हैं अपन। देखो इसमें रखो n की जगह क्या रखो अपन 1 रखते हैं, क्या होगा k इजिकल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनटू 1 बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर 1। तो क्या हो गया, ये तो कट गए ना, सेम यूनिट है तो ये तो क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स, यानी इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ना उसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तीसरा देखो, द्वितीय कोटि के लिए वेग नियतांक, द्वितीय कोटि के लिए वेग नियतांक वेग नियतांक के मतलब n की वैल्यू क्या होगी इसमें, n इजिकल टू 2 होगा, ठीक है। अब देखो इसकी जगह रखना है को, अब की बार 2 रखना है, तो क्या होगा k मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, डिवाइड बाय सेकेंड इनटू 1/2 मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, ठीक है। तो क्या होगा, वेग नियतांक क्या होगा इसके लिए, देखो इसकी पावर 2 हो गई ना, ये 2 इसकी पावर 1 मोल की पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय सेकेंड इनवर्स इक्वल टू सेकेंड इनटू 1 इंटू मोल की पावर 2 और लीटर की पावर 2। अब जैसे ये ऊपर गए तो क्या होगा, ऊपर जाते क्या लिखेंगे इनको, मोल की पावर 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इनटू मोल की पावर -2 और लीटर की पावर +2। तो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट हो जाएगी मोल, एक से एक कैंसिल आउट, ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार तृतीय कोटि के लिए क्या होगी, इधर लिखता हूं 4th नंबर का, तृतीय कोटि के लिए वेग नियतांक के मतलब n की वैल्यू क्या होगी इसमें इस बार 3 होगी, n इजिकल टू 3। इसके लिए आप निकाल के देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और आप निकाल के देखो क्या होगी। देखो मैं इसमें निकाल रहा हूँ क्या होगी, इसमें n की वैल्यू की बार क्या रखनी है 3 रखनी है अपने को, तो क्या होगा ये इनटू मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय सेकेंड इनटू, ठीक है,
1 मोल लीटर इनवर्स की पावर 3। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। सोल्व करके क्या आएगा, इसको सोल्व करो, डायरेक्ट सोल्व करो तो इसमें क्या होगा, दो इधर 3 है तो इधर इधर 1 है तो क्या होगा, मोल की पावर 2, तो ये मोल तो हो जाएगा 2, मोल हो जाएगा 2, और लीटर कितना होगा, लीटर 3 से -3 से +3 है, लीटर क्यों चलेंगे, लीटर 2, और सेकेंड इनवर्स। ये क्या होगी, तृतीय कोटि के लिए वेग नियतांक की यूनिट होगी। ठीक है ना, इसी प्रकार तृतीय कोटि के लिए क्या होगी, ये वेग नियतांक की यूनिट होती है मोल लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार अर्ध कोटि के लिए 5वां क्या होगा, अर्ध कोटि अभिक्रिया के लिए, अर्ध कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक अभिक्रिया के लिए एक यूनिट क्या होगी, ठीक है, यानी n की वैल्यू क्या होगी, इस बार n की वैल्यू होगी 1/2, n = 1/2। ठीक है, तो क्या होगा, n = 1/2, तो क्या होगा, इसके लिए क्या रखो, n की वैल्यू की और 1/2 रखो, तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इंटू 1 मोल लीटर इनवर्स की पावर 1/2। ठीक है, अब ये देखो 1/2 और 1/2 -1/2 तो क्या आएगा, +1/2। ठीक है, डायरेक्ट लिखो मोल की पावर 1/2, अब लीटर की पावर -1/2 और +1/2, -1/2 और +1/2 मतलब -1/2, यानी लीटर की यूनिट होगी -1/2 ज्यादा होगी, माइनस लीटर -1/2, और क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से अपन अर्ध कोटि के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी 1.5 कोटि के लिए निकाले तो क्या होगा, ठीक है, छठवा देखिए, छठवा निकालते हैं, जैसे 1.5 कोटि के लिए, 1.5 कोटि के लिए वेग नियतांक वेग नियतांक के क्या होगा, देखो वेग नियतांक इसका निकाल के देखो क्या होगा, इसके लिए निकालो, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 1.5 तो निकालो, डायरेक्ट रखता हूं इसमें वैल्यू में, k = मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय सेकेंड इंटू 1 मोल लीटर इनवर्स की पावर 1.5। तो डायरेक्ट लिखो, इसकी यूनिट क्या होगी, 1.5 ऊपर गया तो क्या होता है, 1 तो क्या होता है, मोल क्या हो जाएगी, मोल की पावर 1/2, मोल की पावर 1/2। ठीक है, और लीटर की पावर 1/2, लीटर की पावर क्या होगी, माइनस और माइनस प्लस, तो +1/2 लीटर 1/2। ठीक है, और सेकंड की क्या होगी, यानी 1 से क्या गया, 1.5 से 1 गया, मतलब प्लस में आ रही है, और क्या होगी, सेकंड इनवर्स। इस प्रकार अपन ने क्या निकाला, विभिन्न प्रकार की कोटियों के लिए वेग नियतांक। तो सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ, क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक क्या होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 होगी। ठीक है, n की वैल्यू 0 रखी तो अपने 0 रखी तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 रखते क्या होगा, इसकी यूनिट होगी 1 होगी तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यहाँ रखी मैंने, 1 की वैल्यू रखते एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट होते क्या हुआ, सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार तृतीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए यानी n की वैल्यू क्या हो गई
टू हो गई, एन की वैल्यू टू होते ही क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और यहाँ रख दिया अपने टू, टू रखते हैं मोल की पावर टू, लीटर की पावर टू। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो लास्ट में क्या होता है, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी सेकेंड। आपको जैसे ये यूनिट दिखे ना, जैसे ये यूनिट दिखे तो आप समझ जाना ये कौन सी यूनिट, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, यानी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। उसी प्रकार तृतीय कोटि के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो गया, एन की वैल्यू 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी नॉर्मल यूनिट होती है कंसंट्रेशन की, तो इसमें रख दिया अपने 3, एन की वैल्यू रखी 3 रखते ही क्या आया, मोल लीटर की पावर 2 सेकंड, मोल की पावर 2 लीटर की पावर 2 सेकंड इनवर्स। और ठीक है, अर्ध कोटि के लिए यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो क्या होगी इसकी यूनिट क्या आई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इंटू 1 की पावर 1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो यूनिट क्या है, मोल लीटर की पावर 1/2 इंटू सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार क्या होगा 1.5 कोटि के लिए भी क्या लिखेंगे, इसके लिए भी निकाल सकते हैं आप, आगे भी निकाल सकते हो, फोर्थ कोटि के लिए, फिफ्थ कोटि के लिए, सिक्स कोटि के लिए, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अपने क्या है, अपने तो यही दे रखा है कि अपने को तो मतलब 1.5 कोटि तक भी ज्यादा दे रखा है, अपने तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक ही क्या दे रखी है, अपनी रिएक्शन दे रखी है, यानी सेकंड ऑर्डर तक ही अपने को क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक है ना, अगला अपन देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता। क्या देखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता। अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता। यानी अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता क्या होती है। ठीक है, अब कोई भी प्राथमिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या लेते हैं, क्या होते हैं, जैसे कोई भी प्राथमिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, अणु परमाणु आयन वगैरह सब कुछ क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और क्या रहते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, टकराते रहते हैं। टकराने के पश्चात एक अभिक्रिया होती है, उन्हीं को उसी अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता। मतलब प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है ना, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, तो संगठन के अणु हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है, जो एक साथ संगठन के फलस्वरूप क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, यानी टकराने के बाद क्या करते हैं, एक साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। वो जो उनकी संख्या होती है ना, वही क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसी स्पीशीज, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे स्पीशीज जैसे कौन कौन से, अणु परमाणु आयन, स्पीशीज कौन कौन से होंगे, अणु होंगे, परमाणु होंगे, आयन होंगे, अणु परमाणु या आयन होंगे। ठीक है ना, इन प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे स्पीशीज जैसे अणु परमाणु आयन, जो कि एक साथ संगठन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जो कि एक साथ संगठन के फलस्वरूप
रासायनिक जो एक साथ संगठन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। की संख्या ही अभिक्रिया की क्या होती है? आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती है। की संख्या ही अभिक्रिया की क्या होती है? आणविकता कहलाती है। यानी किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन जो कि संगठन के फलस्वरूप क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या ही क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता। अर्थात प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में संगठन में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की संख्या ही, ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही अभिकारक अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। और क्या लिख सकते हैं? प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, यानी कितने अभिकारक के अणु अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या ही क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, यानी अणुओं की संख्या ही। ठीक है ना। अब ये नियमित प्रकार की होती है, क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है, यानी एक अणु की होती है, द्विअणु की होती है और त्रिअणु की होती है। एक अणु भी रिएक्शन में भाग ले सकता है, दो अणु भी भाग ले सकते हैं और तीन अणु भी रिएक्शन में भाग ले सकते हैं। तो यह निम्न प्रकार की होती है। क्या होगा? यह निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, क्या होगा? एक अणु को अभिक्रिया के लिए पहले क्या होगा? एक अणु को अभिक्रिया के लिए एक अणु को अभिक्रिया के लिए ठीक है, यानी एक अणु का अभिक्रिया के लिए क्या होगा? NH4NO2 प्लस NH4NO2 की रिएक्शन क्या होगी? NH4NO2 की रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? N2 प्लस H2O। ठीक है, यानी एक अणु यानी अभिक्रिया में कौन ले रहा है? मतलब एक ही अभिकारक का अणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार द्विअणु का अभिक्रिया के लिए क्या होगा? दूसरा क्या होगा? द्विक अणु अभिक्रिया के लिए यानी द्विक अणु अभिक्रिया के लिए क्या होगा? अब की बार अभिक्रिया में दो अणु भाग लेंगे,
जैसे 2HI, 2HI क्या होगा, H2 प्लस I2, ठीक है ना। यानी अब की बार अभिक्रिया में कितने, यानी अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, अब की बार ले रहे हैं अभिकारक के 2 अणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार त्रिक अणु का अभिक्रिया, त्रिक अणु अभिक्रिया के लिए, त्रिक अणु अभिक्रिया के लिए, त्रिक अणु को अभिक्रिया के लिए क्या होगा, 3 अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, 2NO, 2NO प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2NO3, ठीक है ना, 2NO3। मतलब अभिक्रिया में अब की बार कितने अणु भाग ले रहे हैं, अब की बार अभिक्रिया में ले रहे हैं 3 अणु, यानी 1 अणु होगा तो 1 अणु को अभिक्रिया, 2 अणु लेंगे तो 2 अणु, द्विअणु का अभिक्रिया, और 3 अणु लेंगे तो 3 अणु को अभिक्रिया। एक चीज का ध्यान रखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्या शून्य, ऋणात्मक या अपूर्णांक नहीं हो सकती, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट लगाएंगे और लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्या शून्य, ऋणात्मक व अपूर्णांक नहीं हो सकती, शून्य, ऋणात्मक या अपूर्णांक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्या है ना, वो क्या नहीं हो सकती, या तो शून्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, और अपूर्णांक नहीं हो सकती, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्या शून्य, ऋणात्मक या अपूर्णांक नहीं हो सकती। अब आगे देखो, यानी अभिक्रिया की जो आणविकता है ना, वो एक प्रकार से सैद्धांतिक मान है, ठीक है। यानी अभिक्रिया की आणविकता एक प्रकार से सैद्धांतिक मान है, जो क्या हो सकता है, यानी 3 से अधिक नहीं हो सकता। अगर 3 से अधिक होगा तो अभिक्रिया की क्या होता है, आणविक, यानी आणविकता ज्ञात करना एक प्रकार से बहुत मुश्किल हो जाता है, एक प्रकार से उचित विन्यास अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके लिए। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता एक प्रकार से सैद्धांतिक मान है। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता एक प्रकार से सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया की आणविकता एक प्रकार से क्या है, सैद्धांतिक मान है, यानी एक प्रकार से सैद्धांतिक मान है, जो सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होती, जो सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होती। तीन से अधिक नहीं होती। तीन से अधिक होने पर, तीन से अधिक होने पर
3 से अधिक होने पर अभिक्रिया का उचित विन्यास ज्ञात नहीं कर सकते। अभिक्रिया का उचित विन्यास ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना। अभिक्रिया की आणविकता एक प्रकार से क्या है, अभिक्रिया की आणविकता एक प्रकार से सैद्धांतिक मान जो 3 से अधिक नहीं होती है, अगर 3 से अधिक होगी तो अभिक्रिया का विन्यास ज्ञात करना एक प्रकार से आसान नहीं होगा। मतलब यानी अभिक्रिया का विन्यास इजीली ज्ञात नहीं कर सकते। यानी जिन रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्या 3 से अधिक प्रतीत होती है वे जटिल अभिक्रिया होती है। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं की की आणविकता तीन से अधिक होती है वे जटिल अभिक्रिया होती है। वे जटिल अभिक्रियाएं होती है। क्या होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं की आणविकता 3 से अधिक होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से जटिल अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करना एक प्रकार से क्या होता है, कठिन होता है। इन अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करना इन अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करना कठिन होता है। ठीक है ना। यानी कुछ जिन रासायनिक अभिक्रियाओं की आणविकता या अणुसंख्या 3 से अधिक होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, जटिल रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। इन अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करना क्या होता है, एक प्रकार से कठिन होता है। जैसे एक अभिक्रिया है 6Fe-SO4, एग्जांपल देखो, एक रिएक्शन देखो 6Fe-SO4 प्लस 3H2SO4 प्लस क्या होगी KClO3। ठीक है ना। और इससे क्या बनेगा 3Fe2SO4 का होल ट्राइस, 3Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस KCl प्लस 3H2। ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखें तो इसमें रिएक्टेंट से देखें तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया दिख रही है, दशम कोटि की। कैसी दिख रही है ये अभिक्रिया, दशम कोटि की अभिक्रिया दिख रही है। जैसे 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी टोटल क्या हो गया, अभिकारक के मोल 10 अणु हो गए। 10 अणु हो गए तो ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, दशम कोटि की। लेकिन ये अभिक्रिया वास्तव में कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। यानी ये बता अभिक्रिया को देखने पर तो क्या लगता है थर्ड ऑर्डर, अब देखने पर तो क्या लगता है कि 10th ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन ये वास्तव में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया देखने पर और दशम कोटि की अभिक्रिया है।
अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया देखने में क्या है, दसम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन ये वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि यह अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। क्योंकि यह अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया की कोटि मंद पद द्वारा ज्ञात की जाती है। मंद पद द्वारा ज्ञात की जाती है। यह विक्रिया वास्तव में दसम कोटि की विक्रिया है, लेकिन देखने पर क्या लगती है ये, लेकिन वास्तव में है कौन सी कोटि की विक्रिया, सेकंड कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कौन सी किस प्रकार से निकालेंगे, ये मंद पद के द्वारा अपन अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं। अब नोट लगाओ, लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट में क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि एवं अनुसंख्यता समान होती है, यानी मंद पद की क्या लिखेंगे, मंद पद की अभिक्रिया कोटि व अनुसंख्यता मंद पद के लिए अभिक्रिया कोटि व अनुसंख्यता क्या होती है, समान होती है। अभिक्रिया हमेशा कोटि निकालते हैं ना, यानी अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जो मंद पद होगा ना वही डिसाइड करेगा कि अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है ना। आगे देखो, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग मंद पद द्वारा भी ज्ञात किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वेग निर्धारक पद भी कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग मंद पद द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। मंद पद द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। कहते हैं।
क्या होता है ना, जटिल अभिक्रिया होगी उनमें वेग का निर्धारण जो मंद पद होगा ना वो डिसाइड करेगा कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन द्वारा उत्प्रेरित, एग्जांपल देखो इसका, क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन द्वारा आयोडाइड आयन द्वारा क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन द्वारा उत्प्रेरित H2O2 का अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। उत्प्रेरित H2O2 का अपघटन, H2O2 का अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्या होता है, क्षारीय माध्यम में H2O2 आयन का जो अपघटन होगा ना वो एक प्रकार से सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब क्षारीय माध्यम में H2O2 का अपघटन कैसे होगा, दो मौलीय बने H2O2, ठीक है, दो मौलीय बने H2O2 के, और आयोडाइड होगा और क्या होगा, क्षारीय माध्यम, आयोडाइड और क्षारीय माध्यम। ठीक है, तो क्या होगा, इसका अपघटन क्या होगा, 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये इस प्रकार की रिएक्शन होगी, इसकी क्रियाविधि क्या होगी, इस रिएक्शन की क्रियाविधि क्या होगी, ठीक है ना, इस रिएक्शन की क्रियाविधि क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, H2O2 प्लस आयोडाइड आयन रिएक्शन करेंगे और ये पद कौन सा होगा, मंद पद होगा। ठीक है, ये पद कौन सा होगा, मंद पद होगा। क्या बनाएंगे, H2O प्लस IO माइनस, H2O प्लस IO माइनस आयन बनाएंगे। ठीक है ना, इसी को बोलेंगे इंटरमीडिएट, भी यही बनेगा, यानी ये बनेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती, यही बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, H2O2 की रिएक्शन फिर से सेकंड पार्ट में क्या होगी, H2O2 की रिएक्शन फिर से किसके साथ, IO माइनस आयन बनाना, IO माइनस उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये पद होगा, तीनों पद होगा। ये क्या होगा, तीनों पद होगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, H2O प्लस O2, H2O प्लस O2 प्लस I माइनस। ठीक है ना, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा, H2O2 की रिएक्शन होगी किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो क्या बनेगा, H2O प्लस IO माइनस, यानी एक प्रकार से क्या बना, इंटरमीडिएट बना। ठीक है, IO माइनस जो बना ये क्या बना, ये इंटरमीडिएट बना। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर से H2O2 प्लस IO माइनस के साथ रिएक्शन होगी, वो अब की बार रिएक्शन होगी, वो क्या होगी, तीव्र रिएक्शन होगी। तीव्र रिएक्शन होते ही क्या बनेगा, H2O प्लस O2 प्लस IO माइनस बना, H2O प्लस IO माइनस प्लस H2O प्लस O2 माइनस I माइनस बना। ठीक है, तब अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अब की बार अभिक्रिया का वेग कौन डिसाइड करेगा, मंद पद, यानी मंद पद कौन सा होगा, वही अभिक्रिया का वेग डिसाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा,
के क्या होगा, अभिक्रिया वेग होगा, अभिक्रिया वेग को रिप्रेजेंट करते हैं अपन आर से, तो क्या होगा के, ठीक है, H2O की पावर 1, H2O की पावर 1 प्लस आयोडाइड आयन की पावर 1, ठीक है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि, इसके लिए इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, इसकी भी क्या होगी 1, क्या होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यानी इस प्रकार से अपन रिएक्शन की कोटि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, ये रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। हाँ, तो अपन अब देखने वाले ये क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। अपन दो क्वेश्चन देखते हैं, यानी दो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के का मान, यानी वेग नियतांक की वैल्यू अपने को दे रखी है, उसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की कोटि, यानी अभिक्रिया की कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, अब इस कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, इसका पता कैसे लगाएंगे। जो वेग नियतांक होगा उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट के हिसाब से क्या लगाएंगे, यूनिट को देख के ही पता लगाएंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है। वेग नियतांक की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, क्या है सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, यानी इसमें क्या बोल रहा है, एक अणु अक्ष का वायु में रूपांतर होना है, जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ। एक अणु है अक्ष का, एक अणु है अक्ष का किस में रूपांतरण हो रहा है, वायु में रूपांतरण हो रहा है। और ये क्या है कि द्वितीय कोटि की बल गति के अनुसार, ये बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसका वेग नियतांक कैसे लिखेंगे, आर के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि अक्ष की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए, यानी अक्ष को क्या कर दिया जाए, अपने को इस बार 3x कर दिया जाए, तब अभिक्रिया वेग कितने गुना होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। यानी अक्ष की सांद्रता को, अक्ष को 3 गुना करने पर, अक्ष को 3x करने पर, फिर अक्ष को 3x करने पर तो क्या होगा, वेग नियतांक r = k × 3 × अक्ष का स्क्वायर, तो क्या हो गया r × k × 9 अक्ष स्क्वायर, ठीक है ना। यानी क्या हो गया 9 अक्ष स्क्वायर। तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग कितने गुना हुआ, पहले क्या था 1 गुना, अब की बार कितना हुआ 9 गुना, तो क्या लिखेंगे 9 गुना। इस प्रकार से हमने अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता देख ली, यानी अभिक्रिया की अणुसंख्यता और आणविकता देख ली, और इनकी यूनिट देख लेनी। फर्स्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या यूनिट होगी, सेकंड के लिए क्या होगी। अब अगली वीडियो में देखेंगे शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण।